तो चलिए समझते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहाँ वर्क करता है। हर एक लॉ अलग अलग जगहों पे काम करता है। जैसे कि अगर हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करेंगे, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे चार्ज में, तो वो करंट में काम करेगा, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स के बीच का बात करेगा। उसी तरह न्यूटन्स लॉ किसके बारे में बात करेगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसको समझते हैं। जहाँ भी दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दो ऑब्जेक्ट मान लीजिए रखा हुआ है, ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, इसके बारे में अगर जो लॉ बात करता है तो वो लॉ का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। ए ऑब्जेक्ट का मास m1 है, बी ऑब्जेक्ट का मास m2 है। इसी को और अच्छा हाँ, ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रहा है। इसी बात को हम लोग यहाँ लिखे हैं, लेट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी हैविंग मास m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। मतलब दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, ए का मास m1 है, बी का मास m2 है। अच्छा, और आगे एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, मतलब वो ए एंड बी r दूरी पर रखा हुआ है। देन न्यूटन्स लॉ स्टेट्स दैट, अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? पहला, जो इन दोनों के बीच जो अप्लाइड ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। इसका मतलब होगा कि ए का मास और बी का मास को गुना कर दीजिए, है ना, वो जितना ज़्यादा होगा उसी के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। मतलब जितना गुना बढ़ेगा उन दोनों का प्रोडक्ट, उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ही रेशियो में बढ़ेगा फोर्स। ये बात समझ में आ गया? मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट 5 kg का है, दूसरा 10 kg का है, इन दोनों को गुना कर दीजिए, 50 kg आ गया। दो और ऑब्जेक्ट ले लीजिए, एक 100 kg का है, एक 500 kg का है, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5000 या 50,000 आ जाएगा। तो जितना गुना करने पे जितना ज़्यादा आएगा उसी के रेशियो में क्या बढ़ेगा? फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या बोलता है ये? जो अप्लाइड फोर्स होगा बिटवीन ए टू बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। इसका मतलब अगर इफ एफ इज द फोर्स अप्लाइड बिटवीन ए एंड बी, देन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। दोनों को गुना करने पर जितना ज़्यादा आएगा उसी के रेशियो में एफ बढ़ेगा। आई थिंक क्लियर है। दूसरा बहुत आसान है, आप आराम से सुनते जाना। दूसरा क्या बोलता है, देखिए, याद करिए पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था इन्वर्स स्क्वायर लॉ, यहाँ उसका काम आएगा। देखिए, दूसरा लॉ बोलता है कि अगर मान लीजिए अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट है। अब इस डिस्टेंस को, इसको हम बढ़ा दिए या इसको हम इधर कर दिए, अब डिस्टेंस 2 यूनिट हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा? फोर्स उतना ही रहेगा या बढ़ेगा या घटेगा? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर फोर्स घटेगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स घटेगा। अब दूसरा सवाल है कि कितना घटेगा? तो बोलता है, ये लॉ बोलता है कि जितना हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे उसका स्क्वायर में जो है वो फोर्स घटेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 1 यूनिट से 2 यूनिट कर दिया मैंने, तो फोर्स कितना यूनिट कर दिया? 2 यूनिट। तो फोर्स जो है वो उस 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना घट जाएगा। इज इट क्लियर? दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं। अगर फोर्स 1 यूनिट से मैंने 3 यूनिट कर दिया, 3 गुना बढ़ा दिया, तो फोर्स घटेगा ना। कितना घटेगा? 3 यूनिट हो गया तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 9 गुना फोर्स पहले से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसी को बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। जो भी घटेगा, है ना, वो स्क्वायर में घटेगा। आई थिंक आप समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। तो क्या बोल रहा है ये ध्यान से सुनिए। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को हम लोग आर माने थे। चलिए, अगर ये इन इक्वेशन 1 है और ये इन इक्वेशन 2 है, अब ये दोनों को एक ही में मर्ज कर रहा हूँ मैं। तो जब मर्ज किया तो देखिए, ये भी एफ, ये भी एफ, ठीक है, ये डिवाइड में आ जाएगा, ये ऊपर में रहेगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो f कुछ ऐसा इक्वेशन आपको दिखेगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा,
आपको पता होना चाहिए कि जहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो कांस्टेंट आएगा वो एक स्पेशल कांस्टेंट है, ठीक है। तो एफ इनइक्वालिटी का जो साइन है वो हटता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, इक्वालिटी का साइन आता है और उसके जगह पे एक कांस्टेंट आता है जी। तो यहाँ आ गया जी m1 इंटू m2/r²। ध्यान दीजिएगा, आगे आप पढ़िएगा एक और जी, स्मॉल जी के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो जी है उसका नाम है कैपिटल जी। ये कैपिटल जी बहुत स्पेशल है, जहाँ पर जी इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए जी का जो वैल्यू आएगा वो पूरे यूनिवर्स में कहीं चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो जी क्या कहलाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज ऑल ओवर द यूनिवर्स। आई थिंक आपको पूरा समझ में आ रहा है। अच्छा, अब आपका सवाल ये होगा कि सर इसका वैल्यू कितना होता है और कैसे निकलता है। तो इधर देखिए, यहाँ से अगर मैं बोलूँ, इस इक्वेशन को देखिएगा, थोड़ा मैथमेटिकली हम लोग काम करेंगे। क्या हम इसको बोल सकते हैं एफ इंटू आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई एफ इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? जी इंटू m1 इंटू m2, हाँ या ना? चलिए यहाँ से हम लोग g का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा? g इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इंटू m2। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या है रिजल्ट? कि g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2, ठीक है। ये कैपिटल G का एक फॉर्मूला आ गया, हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अच्छा, अभी स्टैंडर्ड 9 के लिए मैं बता दे रहा हूँ, आगे जाके इसको सॉल्व भी कर दूंगा कि जी का जो वैल्यू होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए, तो जी का जो वैल्यू होता है, कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। आइए इसका यूनिट निकालने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है? देखिएगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ओके। आर तो रेडियस है, तो रेडियस का यूनिट तो मीटर होगा, एसआई यूनिट। तो मीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय m1 क्या है? मास का मतलब केजी, ये भी केजी, तो केजी इंटू केजी का स्क्वायर। तो यूनिट यहाँ से निकलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल्स बनाते वक्त बहुत काम आएगा। तो कैपिटल जी का वैल्यू क्या आ गया? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर स्टैंडर्ड 9। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।